हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे साइंस एंड फन 9 10th 11 12 जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एजुकेटर रीमा घई और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का इसी चैनल पे। मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूं आप लोगों को एसएसटी और आप लोग क्लास 9th में आए हैं तो आप मेरा लेक्चर पहली बारी देख रहे होंगे। ऑल्दो आपने कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले के पिछले साल के देखे होंगे तो आई कांट से, लेकिन यस, इस साल का ये लेक्चर पहला है और इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए एक नई नई सी चीज होती है। अभी तक आप लोग क्लास 8 तक हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी करते हुए आए हैं। अब आपकी इकोनॉमिक्स इस बार और एड ऑन हुई है, चौथी एसएसटी का पार्ट आपके पास आया है। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इकोनॉमिक्स में ही क्यों, पूरी एसएसटी में ही घबराने और डरने की बात नहीं है, क्योंकि आई विल बी विद यू फॉर द होल सेशन और आगे भी 10th में भी मैं आपके साथ हूं। तो बस डरना नहीं है, बस इस सब्जेक्ट को कॉर्नर करके नहीं रखना है एग्जाम टाइम के लिए, बल्कि इसको अभी से ही पढ़ना शुरू कर देना है। अगर आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो हम लोग 2 चैप्टर ऑलरेडी निपटा चुके हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तब भी आप उसी रेशियो से, उसी रेट से पढ़िए जिस रेट से इस चैनल पे लेक्चर्स आ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कितने लेक्चर्स कितने हिसाब से आपको करने चाहिए। सब आपको मिलेगा इसी चैनल पे। हमारा ऐप है साइंस एंड फन की, जो आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां आपको फ्री मटेरियल मिलने वाला है। एसएसटी के नोट्स, पीपीटीज, असाइनमेंट सब कुछ वहां मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हम आपके साथ हैं 9th में भी और 9th के बाद भी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो जैसे कि नाम कह रहा है, स्टोरी, कहानी। एक कहानी के थ्रू आपको एक विलेज के सर्कमस्टांसेस को समझाया गया है और अब कैसे कैसे विलेजेस में चेंजेस आ रहे हैं वो भी बताया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विलेजेस की मेन एक्टिविटी जो होती है, मेन अर्निंग सोर्स जो होता है, वो होता है फार्मिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे फार्मर्स सरवाइव करते हैं, कैसे ये डिपेंड करते हैं, कैसे ये कैपिटल ऑब्टेन करते हैं, कैसे लोन का सीन होता है। सब कुछ आपको एक एक करके एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज में समझाऊंगी। साथ ही साथ एनसीईआरटी की जितनी भी स्टोरीज हैं मैं वो साथ में लेके आई हूं, ताकि आपको पराया ना फील हो अपनी एनसीईआरटी से। ऑल्सो यस, आप इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको 2x पे भी देख रहे होंगे, तो कृपया अपनी एनसीईआरटी अपने साथ में रखें, एक पेंसिल हाथ में रखें और उसके साथ साथ करते चले जाइए। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सेशन, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक ही क्लास में शुरू होगा और इसी क्लास में खत्म हो जाएगा। फिनिश फिनिश फिनिश। चलिए, the story of village Palampur is a hypothetical story because here Palampur is a hypothetical village. सिर्फ एक इमेजिनरी विलेज है जिसको हमने इमेजिन किया है और इसके ऊपर कहानी लिख दी है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो यस, पालमपुर। पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज जहां की मेन एक्टिविटी है बच्चों फार्मिंग। ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज द मेन एक्टिविटी एज फार्मिंग ओनली। नाउ पालमपुर इज वेल, अब देखो ये एक इमेजिनरी विलेज है। हम पुराने जमाने में विलेज को इमेजिन कैसे करते थे, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैंने जब गांव बोला, मैंने जब विलेज बोला, आपने क्या इमेजिन किया? आपने मच्छर मारे अपने हाथ पे, या आपने टूटी हुई सड़कें इमेजिन की, या आपने चारपाइयों पे सोते हुए लोग इमेजिन किए, या आपने अंधेरा इमेजिन किया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आपने मटके में पानी भरती हुई औरतें इमेजिन की? क्या इमेजिन कर लिया आपने जब मैंने आपको बेसिकली गांव कहा? तो ये गांव एक इमेजिनरी और एक अलग गांव है, क्योंकि ये अच्छे से कनेक्टेड है किससे? रोड से, आसपास के टाउन से, नेबरिंग विलेजेस से। यहाँ पे अच्छी खासी रोडों से कनेक्टेड है ये। साथ ही साथ बहुत तरीके की ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। टोंगास है, रिक्शाज है, ऑटोज है, अलग अलग तरीके के दिखाए जाते हैं। इस विलेज में अबाउट 450 फैमिलीज हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं।
मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, मोस्टली घरों के पास इलेक्ट्रिसिटी है। साथ ही साथ पालमपुर के 2 प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी मतलब 5th तक के स्कूल्स, एंड एक हाई स्कूल भी है जो कि 12 तक का है। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो सरकार चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जो कि पैसों से जहाँ पे इलाज होता है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी हॉस्पिटल से थोड़ी छोटे स्केल पे होती है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर देती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। पब्लिक फैसिलिटीज इन पालमपुर, तो भैया वहां पे बढ़िया सी रोड्स है, वेल कनेक्टेड रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है बढ़िया, बुल्लक कार, टोंगास, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स सब पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है बढ़िया। देखिए मेरी नजर आपको, मैं महंगी ना लगूं, मैं इधर देख रही हूँ, यहाँ हमारी स्क्रीन होती है जिसमें मैं खुद को देख रही हूँ, इस नोट्स को देख रही हूँ। एक स्क्रीन सामने पड़ी होती है तो नजर वहां जाती है, ये मत समझना मैम महंगी महंगी है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों बढ़िया, कनेक्शन बढ़िया है, ट्यूबवेल चलते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़िया है, स्कूल्स हैं 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल, साथ ही साथ हेल्थ केयर सेंटर है। मैम एक बात बताओ, आपने पीछे भी यही लिखा, आगे भी यही लिख दिया, तो बच्चों इस चीज से पहली सीख 9th की ले लो, जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में आंसर लिखना है पॉइंट में। always 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 prefer writing answer in point form, always। तो अगर आपको एक्सप्लेन करना आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आता नहीं है, आ जाए डिस्क्राइब द विलेज पालमपुर, सो दैट्स हाउ यू विल डिस्क्राइब, 5 पॉइंट्स। रोड्स अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, यू कैन राइट द हेडिंग एंड देन यू कैन एक्सप्लेन, सो दैट्स फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस बताते चलूंगी कि कहां से क्या आ सकता है। तो यहां पे आ सकता है डिस्क्राइब द विलेज पालमपुर, पालमपुर। चलिए, तो बच्चों जी फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है जिसमें आ जाते हैं आपके एग्रीकल्चर और साथ साथ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब भेड़ बकरियों को चराना, उनको देखना। अब बात करते हैं प्रोडक्शन। 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से आता है कि मेन एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है। कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका मेन गोल क्या है, मेन मकसद क्या है, तो बच्चों टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो लोगों को चाहिए हम वो बनाए। और दूसरा एम, ये मेन एम है, दूसरा एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स, क्योंकि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपको भी तो इनकम जनरेशन चाहिए, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी ये किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं बोलूं, अब आप बड़े हो रहे हो, 9th में आ गए हो, अब कहानी, अब आंसर देना है आपको। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं, आई एम सॉरी, हाँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आपको एक फैक्ट्री खोलनी है, तो आप क्या ढूंढोगे सबसे पहले? What will be the first thing that you look for, that you will look for? बोलो बोलो, टेल। जी हाँ, तो पहली चीज जो आप देखोगे वो होगी बच्चों लैंड। देखिए लैंड ही नहीं होगी तो बिल्डिंग कहां खड़ी करोगे, हवा में झूलेगी नहीं। तो बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है ये देख लो। एक तो आएगा व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। अब देखो ये क्वेश्चन जब आया तो ये आया 1+4 की वेटेज से, क्योंकि फैक्टर्स हैं 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। सो बेसिकली बच्चों, अभी एक एक करके मैं सारा एक्सप्लेन भी कर रही हूं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जमीन को हम बोलते हैं लैंड, लेबर हो गया, लेबर मुझे इसकी हिंदी नहीं आती, कैपिटल हो गई वो पैसा जो आप बिजनेस में लगा रहे हो, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। एक बिजनेस में जो हम पैसा लगाते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे कैपिटल बोलते हैं।
ह्यूमन कैपिटल मतलब जिसमें नॉलेज हो, समझ हो काम करने की। तो ये 4 चीजें हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। आइए एक एक करके इनको हम देखेंगे। पहली है लैंड, दूसरी है बच्चों लेबर, तीसरी है बच्चों पैसा लगाएंगे, और चौथी है अपने एंटरप्राइज को अपनी नॉलेज से बड़ा बनाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले आ गई लैंड। लैंड क्या हो गई? जमीन। लैंड को हम वाइडर सेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब सिर्फ सरफेस सॉइल ही नहीं, बल्कि इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जो गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं। लेकिन बच्चों सबसे पहली चीज, लैंड इज अ फिक्स्ड असेट। मैडम ये क्या बोल गई आप? ये कौन सी भाषा बोल गई आप? तो एसेट होता है बच्चों एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको फायदे देती है। मैंने पढ़ाने के लिए ये स्टूडियो बनाया अपने घर में, मैंने कैमरा खरीदा जिसमें मैं शूट कर रही हूँ, मैंने ये बोर्ड खरीदा, मैंने यहाँ दो दो वाईफाई लगाए कि एक अगर बंद हो जाए तो दूसरा चल जाए, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन रखी जहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, मैंने बेइंतहा लाइटें लगाई। क्योंकि जब हमारा स्टूडियो बनता है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी क्लासेस में स्टूडियो ऐसे रोटेट करके कैमरा, तो फोम लगती है ब्लैक ब्लैक, तो बहुत डार्कनेस हो जाती है रूम में और एको ना हो इसलिए लगाया जाता है। तो लाइटें लगाई ताकि ब्राइटनेस बनी रहे। आगे भी एक लाइट है, ऊपर भी एक लाइट है, दाएं भी लाइट है, बाएं भी लाइट है। तो लाइटें लगाई और ये सारा कुछ जो है ये लिया, स्टाइलस लिया, वो लिया क्या कहते हैं इसको, हाँ ये स्लाइड चेंजर लिया, सीपीयू लगाया, पूरा डेस्कटॉप लगाया। तो ये सारी चीजें मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये मेरा असेट है, ये मेरे को बहुत समय तक फायदा देने वाले हैं। तो इट्स अ फिक्स्ड असेट। एक बार ले लिया, फायदा ही फायदा। दूसरा फैक्टर बेटा ये स्कार्स इन नेचर है। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड। ये लिमिटेड इन नेचर है, ऐसे भंडार में नहीं पाया जाता है, ये लिमिटेड इन नेचर है। नेचर में लिमिटेड अमाउंट पे पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए सेकंड फैक्टर आता है लेबर। लेबर मतलब काम करता हुआ एक आदमी। सभी लोग लेबर हैं बच्चों आज के टाइम पे, आप लोग भी हो। आप लोग, मम्मी कहती है बोतलें भर बेटा, दही लेके आ बेटा, तो तुम उनके लेबर हो गए। मजाक कर रही हूँ, लेबर मतलब काम करने वाला जो पैसे भी लेता हो बदले में। चलो, अब लेबर भी दो तरीके की होती है। एक होती है स्किल्ड लेबर, जो स्किल्ड काम करती है, जिसको नॉलेज होती है उस काम की, और एक होती है अनस्किल्ड, ऐसा काम करने वाले जिसके लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए। अब बेटा ईंटों के ढेर लगाने के लिए तुम्हें कोई एमए बीए पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए? नहीं। आपको सीमेंट पोतने के लिए एमए बीए? नहीं। आपको पेंट करने के लिए? नहीं। तो ये सारे अनस्किल्ड हो गए। लेकिन स्किल्ड में समझ होनी चाहिए। तो दो तरीके के हो गए। पहली बात तो लेबर ना नेचर में एब्यूंडेंट में अवेलेबल है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, और उसके अकॉर्डिंग डिमांड बल्कि कम है, जिसकी वजह से लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है मार्केट में, यानी कि उनका फायदा उठाया जाता है। फिक्स्ड वेजेस 300 है इस गांव में, लेकिन मात्र 120, 140, 150 रुपए में भी लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि काम की कमी है और लेबर बहुत ज्यादा है। तो ये हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में। अब आती है कैपिटल। कैपिटल भी दो तरीके की होती है बच्चों। पहली बात तो यहाँ पे हम फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन इसके अगले पॉइंट में, थर्ड पॉइंटर है ना ये, फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं। अब फिजिकल कैपिटल के दो टाइप्स होते हैं। कैपिटल मैंने बता दिया, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अब फिजिकल कैपिटल के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। देखो पेपर में मत लिखना, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल और असेट एक ही बात हो गई। असेट मतलब वो सामान हो गया, कैपिटल मतलब उस पे लगाया हुआ पैसा हो गया। मैं टोटल पैसा बताऊंगी मैंने इसमें कितना इन्वेस्ट किया। वहां मैं आपको असेट बता रही थी, टेबल बता रही थी, कैमरा बता रही थी, बोर्ड बता रही थी, स्मार्ट बोर्ड, लाइट बता रही थी, लेकिन वहां पे मैं यहाँ पे मैं कॉस्ट बताऊंगी। 1.5 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 50,000, ये कॉस्ट बताऊंगी। तो बस फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या हो गए बच्चों, जैसे कि टूल्स, मशीनरीज, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल में हो गया, जो आपने लेके डाल दी। वर्किंग कैपिटल में आ गया बच्चों रॉ मटेरियल, जो आपको चाहिए ही चाहिए रोज के टाइम पे। और हो गया आपका बच्चों मनी इन हैंड,
क्योंकि पैसा भी तो आपको चाहिए, ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करने के लिए पैसा भी आपको चाहिए। तो ये क्या हो गया बच्चों, मनी इन हैंड हो गया। तो फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, दो टाइप की कैपिटल हो गई बच्चों। लास्ट आता है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मेजर की जाती है बच्चों उनकी स्किल से, उनकी नॉलेज से, वो कैसे चला रहे हैं, वो कैसे लेबर से डील कर रहे हैं, वो कैसे अपने एंटरप्राइज को देख रहे हैं। तो ये आपका लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया ह्यूमन कैपिटल। अगर आपको यहां तक सब क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप दे दो, जल्दी से कमेंट्स में थम्स अप दे दो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए अभी एक सेशन रिकॉर्डेड है, अभी हम नए नए इस साल आए हैं, धीरे धीरे क्लासेस लाइव भी शुरू होंगी। अभी हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं, आराम से आपको, लेकिन तेजी से चलना है। 9th क्लास बहुत डिफिकल्ट है, 9th क्लास में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको तेजी से चलना है तो यू कैन ज्वाइन आवर पेड बैच ऑन साइंस एंड फन की ऐप, जहां मैं आपको एसएसटी, आशु सर साइंस, उशांक सर मैथ्स, दीपिका मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। सभी की वीडियोस इसी चैनल पे हैं, आप पेड बैच में जुड़ सकते हो। और आपको वहां पे बहुत ही कम आई थिंक अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। चारों सब्जेक्ट पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस, टाइमिंग्स होती हैं रोज शाम को 3:15 से 5:15 क्लासेस होती हैं डेली। डेली 2 घंटे क्लासेस होती हैं, एक दिन 2 सब्जेक्ट, दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट। फिर तो 3:15 से 5:15 क्लासेस होती हैं। MWF TTS संडे को डाउट क्लास होती है। मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने इससे पहले डाउट क्लास ही ली है ना। तो ये चीज़ मतलब हमारी होती रहती है। आपको कोई भी अगर चीज़ चाहिए तो ऐप पे जाओ, आपको सारी इन्फो मिल जाएंगी, वहां से यू कैन परचेज। चलते हैं इसी बात पे आगे बच्चों, कि अगर आपको गाँव में जमीन को मेजर करना है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, जमीन को मेजर करना है। अच्छा पहले तो वो 5 नंबर का टॉपिक आता है, मैंने बता दिया। तो अलग अलग यूनिट्स हैं बच्चों, जैसे कि हेक्टेयर है, बीघा है, बिसा है, गथा है, गुइंथिया है, जरीब है, ये टाइप ऑफ यूनिट्स हैं। और ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट। हम लैंड को खींच के बड़ा नहीं कर सकते कि भैया इस बार ना खेती कम हो रही है, क्यों ना जमीन को खींचा जाए। क्या पागल कहेंगे, तूने दारू पी रखी है भाई। तो आप खींच नहीं सकते। यू कैन जस्ट improve the productivity by investing in good seeds, good fertilizers, good pesticides, good manure compost, everything of better quality. So what you can do, since land cannot be increased, so one needs to find some other methods to improve farm productivity. तो क्या करें बच्चों, देखिए मैं आपको इसका पहले शॉर्टकट बताती हूँ। मैं इससे पहले, इस कंसेप्ट से पहले आपको बताती हूं कि क्या होता है और क्वेश्चन क्या आता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंप्रूविंग फार्म प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है हाउ प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फार्म, मतलब उसी के तरीके से कैन बी इम्प्रूव्ड, है ना भाई। ये आ सकता है कि कैसे आप इंप्रूव करोगे। तो बच्चों इसके ना 2 मेथड्स होते हैं, इसके ना मेजर 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है बच्चों, अभी समझा रही हूं, टेंशन नहीं कि क्या होते हैं ये। और दूसरा होता है बाय डूइंग मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। ये 2 मेथड होते हैं इसके, इसी को एक्सप्लेन करना होता है फिर आंसर में। हाँ जी। सो बच्चों आपको मैंने अभी बताया कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आप यूज करो। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आई ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ कंसेप्ट जो लाया गया था फार्म की प्रोडक्टिविटी को बेटर करने के लिए। ये लाया गया था मिड 1960s में, अराउंड 1965 के अराउंड। और इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आती हैं आपकी HYV सीड्स,
हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स जिसे बोलते हैं, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज फ्रॉम कैनाल्स, ये सारी चीजें लाई गई। सो गवर्नमेंट ने गुड नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स बनाए बहुत सारे पार्ट्स में, सीड्स और फर्टिलाइजर्स को अवेलेबल कराया सब्सिडाइज, सब्सिडाइज का मतलब होता है डिस्काउंटेड रेट्स पे, ताकि लोग उसको अफोर्ड कर पाए। इफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज आर इन प्लेस, तो फार्मर्स जो होंगे वो अप टू 3 क्रॉप्स इन अ ईयर उगा पाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्रॉपिंग सीजन, rabi, kharif, zayad, is according. Also by doing mixed cropping they can also improve the productivity substantially. तो ये हो गया mixed cropping, तो ये सारा उसका आंसर हो गया। एक और बात बच्चों, आपको बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पीपीटी ऐप पे मिल जाएगी, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन भी हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक भी, तो वो आप ज्वाइन कर लो। अगर आप नए नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको भी समझ आता है लेक्चर, और वहां से आप पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं साइड हो के आपको बार बार स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं दे पाऊंगी। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द क्रॉपिंग ईयर। ओके जी, तो ये हो गया आपका the basic difference between traditional and modern farming. Very next important matlab one of the next important question, what is the difference between, what is the difference between traditional and modern farming? तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, पुराना तरीका, जहां हम मैन्योर यूज कर रहे हैं, कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, घर के लेबर लगे हुए हैं, घर के ही लोग लगे हुए हैं एज अ लेबर, और बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, हाउ, डाई, स्टिक्स, ये सब हम यूज कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो मैंने आपको अभी बताया, ट्रेडिशनल में आप ट्रेडिशनल सीड्स यूज कर रहे हो, इरिगेशन कम होती है, आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स, काउ डंग एटसेट्रा यूज कर रहे हो, प्लो करने का तरीका पुराना है, कैजुअल है, और इरिगेशन भी हो रही है तो वेल, रिवर्स, राहत, पॉन्ड, इन सब से हो रही है इंस्टेड ऑफ कैनाल्स। तो मॉडर्न फार्मिंग में आप HYV सीड्स यूज कर रहे हो, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, मशीन्स यूज कर रहे हो, ट्यूबवेल्स, पंपिंग सेट्स और कैनाल से यहाँ पे इरिगेशन की जाती है। ये NCERT का ही आपका लगा हुआ है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, डैम से इरिगेशन हो रही है, पंप सेट्स, कैनाल्स, फार्म मशीनरी है, डीजल चाहिए होता है जिसके लिए HYV सीड्स, ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में आता है, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, हम लोग धरती को, जमीन को यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन बेटा वो भी तो थकती होगी। ओवर यूज ऑफ लैंड के कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे, यानी कि अभी देखो आपको पेपर में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, explain its positive and negative impacts. पेपर में आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन is the concept introduced in mid 1960s to promote and to better Indian agriculture. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, क्वांटिटी बढ़ी, क्वालिटी बढ़ी, साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन मतलब फास्ट हो रही है, इरिगेशन के लिए इरिगेशन यूज हो रही है, लेबर वर्क नहीं चाहिए, अब मशीनरीज इंट्रोड्यूस हो रही है, बेटरमेंट हो रही है। लेकिन ड्रॉबैक्स भी तो हैं। ड्रॉबैक्स क्या है बच्चों, इससे जो जमीन है, जो लैंड है, वो डिग्रेड हो रही है, सॉइल है डिग्रेड हो रही है, आप केमिकल्स डाल रहे हो। इट्स जस्ट लाइक अ फेस, आप फेस को जब तक साफ पानी से धोते रहोगे तब तक ठीक। जहां आपने मेकअप प्रोडक्ट्स या आपने कोई भी फेस वॉश अजीब सा यूज करना शुरू किया तो आपके फेस पे दाने हो जाएंगे, आपके फेस में वो नेचुरल चीज नहीं रहेगी, और बिना मेकअप के आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा। बस उसी तरीके से जमीन को भी आदत हो जाती है, फिर वो बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के नहीं रहती। तो ड्रॉबैक में आपका नेगेटिव में लैंड डिग्रेड हो जाती है,
सॉइल डिग्रेड हो जाती है, वाटर टेबल कम हो जाता है। आप पानी ले रहे हो ना वेल से, आप पानी ले रहे हो बार बार ट्यूबवेल से, तो इससे क्या होगा, वाटर टेबल डाउन जाएगा। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर कंटैमिनेट भी होता है। कंटैमिनेट का मतलब खराब, जहरीला। इसका मतलब क्या, जब आप खेती कर रहे हो तो खेती में आप जब केमिकल्स फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, वो रूट से नीचे तक जा रहे हैं, अंदर तक सोख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कंटैमिनेट हो जाएगा ना पानी, तो वो कंटैमिनेट भी करते हैं। सो दिस इज द ड्रॉबैक। तो ये सारा ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको समझाया, अब आया सारा आ गया कि 1960s में आ रहा है। साथ ही साथ ये एक इंट्रोडक्शन ला रहा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के, जिसमें है HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी एटसेट्रा। अब क्वेश्चन, अब आपके एनसीईआरटी का ही ये बॉक्स है, विल द लैंड सस्टेन, क्योंकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और हमें उसे बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है ना, उसने लैंड को, उसके बेस को हिला दिया है। बहुत सारे एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम हुई है, क्योंकि वहां केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑल्सो यूज करने से वाटर टेबल भी क्या हुआ है, कम गया है, जो मैंने पीछे बताया मेरे बच्चों। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स, एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों इनको रिस्टोर करना। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब जब डिसॉल्व होते हैं तो क्या कर देते हैं, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। और साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरियाज को तो मारते ही हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर द यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स से डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हुई है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि उनको बेटा जी एक्सपोर्ट करना होता है, उनको बाहर सामान बेचना होता है, तो दे नीड टू do more खेती, and to do more खेती they need to invest in modern farming methods, faster production, more production. So these are some of the positive impacts. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी है बेटा, 4 गुना बढ़ी है, 4 फोल्ड्स बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है। स्ट्रेंथनिंग लिंकेज बिटवीन, देखो दोनों है, बड़ी भी है कम भी हुई है, लेबर वर्क कम भी हुआ है। बड़ी कैसे, सारी इक्विपमेंट्स को यूज कैसे करना है उसको लिए भी हमें पर्सन चाहिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जोड़ता है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इनको मशीनरीज प्रोवाइड कर रही हैं। बहुत सारी ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट में तब्दील किया है जल्दी जल्दी खेती करके। नेगेटिव इम्पैक्ट, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज भी क्रिएट हो रही है, किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम। ओके बच्चों, चले आगे। अब आता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। चौथा टॉपिक है 4th नंबर पे कि भैया लैंड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बहुत सारे विलेजेस में जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उनके पास तो बड़ी 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 जमीनें हैं, लेकिन बाकी जो फार्मर्स हैं वो छोटे छोटे पैचेस पे रह रहे हैं या वो दूसरों की ही जमीनों पे काम कर रहे हैं एज अ लेबर। क्योंकि बच्चों लैंड कंसोलिडेशन का कंसेप्ट भी है। लैंड कंसोलिडेशन का मतलब होता है, लैंड कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जो जमीन है, जो धरती है, एक पापा की है, एक इंसान की है, उनके 4 बेटे, मरने के बाद वो जमीन 4 भागों में बढ़ जाएगी, तो छोटे छोटे हिस्से आएंगे, तो उस पर ढंग से खेती नहीं हो पाएगी। लार्ज स्केल पे खेती बढ़िया होती, छोटे स्केल पे खेती बढ़िया नहीं होती। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है बच्चों। जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल दे दिया गोविंद जी का। 1960 में गोविंद जी के पास 2.25 हेक्टेयर की जमीन थी और उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटों को जब वो मर गए तो उन्होंने बांट दी जमीन। लेकिन अब क्या हुआ, अब इंडिविजुअली बच्चे भी उसके ऊपर अपनी लाइवलीहुड नहीं कमा पा रहे हैं। ये पूरा लिखा है क्योंकि हर एक के पास आया सिर्फ 0.75 हेक्टेयर्स, जिससे वो अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे हैं। वर्क ऑन द फील्ड्स, व्हीट क्रॉप प्लोइंग बाय बुलक्स, ये देखो अलग अलग काम हो रहा है, कोई उनको चढ़ाने के लिए चाहिए, कोई सीड बो करने के लिए चाहिए, कोई स्प्रिंकल करने के लिए चाहिए।
अब देखो यार, ये भी एक कहानी है। बातें कर रहे हैं, नाम बड़ा अजीब लगा मुझे इसको, दला दला बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको पता नहीं क्या है, डाला है, दाला है। दला एंड रामकली आपस में बातें कर रहे हैं। दला कह रहा है भैया अब तो बड़ा मुश्किल हो गया काम ढूंढना, क्योंकि अब सारे ही फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने लग गए हैं, खेती भी बढ़िया हो जाती है और मशीनरीज भी लेके आने लग गए हैं। तो रामकली कहती है बिल्कुल, ये लार्ज फार्मर है घनश्याम, हमें बुलाता था हार्वेस्टिंग के टाइम पे, अब तो वो भी थ्रेशर ले आया है, अब तो यूं एक दो बंदे लगते हैं बस और वो पूरी थ्रेशिंग हो जाती है, पूरा कट जाता है फसल भैया। तो कह रहे हैं अब तो भाई हम क्या करें, हमने तो 2-2 हजार पे लोन भी ले रखा है, हम उसको कैसे चुकाएं। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर, मेरे को लग रहा है मुझे पड़ोस के गांव रायगंज में जाना पड़ेगा, वहां मैं ब्रिक मेकिंग का काम कर लूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अब तो भैया मेरी सिचुएशन खराब हो गई है, मैं कैसे ही अपना लोन चुकाऊंगी। तो आपस में दो जने डिस्कस कर रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है सरवाइव करना। तो इसी के साथ आता है प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन। वी ऑल नो फार्मिंग इज अ सीजनल एक्टिविटी। एक सीजन में काम है बेसिकली, जब बोनी है सीड या जब हार्वेस्ट करनी है तभी काम है बच्चों, सही बात है, तभी काम है। तो अगर काम नहीं होगा तो क्या करेगा फार्मर, भूखा थोड़ी बैठेगा, वो माइग्रेट करेगा, वो टाउन्स और सिटीज में जाएगा। लेकिन क्या ये बात सही है? इस चीज को रोकने के लिए सरकार लेके आई एक्ट, ठीक है। हाँ जी, तो सरकार एक एक्ट लेके आई, बेसिकली जो लैंडलेस लेबर है उनको काम नहीं मिलता है कुछ महीने के लिए, एंड ये लोग चले जाते हैं सिटीज में और वहां पे जाके वहां का बोझ बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को सॉर्ट करने के लिए मनरेगा लेके आया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में। तो आ सकता है एक्सप्लेन अबाउट मनरेगा। हाँ जी, ये एक्ट क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग एक फैमिली है, एक फैमिली में से एक पर्सन एक एप्लीकेशन डालेगा, सरकार उसको विद इन 15 डेज रिप्लाई करेगी और उसको जॉब पे बुला लेगी, 100 डेज के लिए उसको काम देगी और उसके बदले उसको पैसा देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एप्लीकेशन दी और सरकार 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई नहीं करी तो वो आपको मुफ्त में 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट देगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स काम है तो 6 मंथ्स आराम है, उसमें से भी 3 मंथ्स वो उनको काम दे रहे हैं, क्योंकि अब इंसान सिर्फ 3 महीने के लिए, चांसेस कम हो जाएंगे आने जाने के कहीं पे भी, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। एंड इससे माइग्रेशन भी बहुत विलेजेस की कम हुई है। अब आता है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। जहां के बड़े बड़े फार्मर्स के पास तो सरप्लस कैश पड़ा रहता है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा ऑलरेडी कैश पड़ा रहता है, वही छोटे फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है फार्म की इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, रिसोर्सेस। तो इसके लिए वो कहाँ जाएंगे, या तो वो बैंक के पास जाएंगे या वो कोऑपरेटिव्स के पास जाएंगे। लेकिन मोस्टली जो बैंक्स होते हैं वो मांगते हैं डॉक्यूमेंटेशन, वो मांगते हैं कुछ गिरवी रखो, वो तो फार्मर्स के पास नहीं होता है, वो लोग तो गरीब होते हैं। तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं, लोकल मर्चेंट्स के पास, मनी लेंडर्स के पास। और ये जो लोकल मर्चेंट और मनी लेंडर्स होते हैं ये इनसे कुछ गिरवी तो नहीं रखवाते, लेकिन इनसे चार्ज करते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं, मुंह मांगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं। देर आर मेनी केसेस जब स्मॉल फार्मर रीपे नहीं कर पाता है लोन को और वो फंस जाता है उधार के जाल में, डेट ट्रैप में फंस जाता है। क्यों? एक से उधार लिया, उसको नहीं चुका पाए, उसको चुकाने के लिए दूसरे से उधार लिया, तीसरे से उधार लिया, तो उधार के जालों में ही तो फंसोगे, तो डेट ट्रैप। लेकिन ये कहानी भी आएगी अभी एक इसके ऊपर, सविता जी की कहानी है। सविता एक फार्मर है और वो कल्टीवेट करती है वीट अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पे, ठीक है। सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म। तो उसको थोड़ा ना कैश चाहिए होता है, तो वो कहती है कि मुझे अप्रोक्सीमेटली 3,000 का समझ लो लोन लेना है। तो शी डजंट हैव द मनी, सो शी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। अब उसके पास इतना पैसा तो है नहीं, वो एक मनी लेंडर, एक बड़ा जमींदार तेजपाल सिंह के पास जाती है, कहती है भाई मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए 3,000 रुपए का। वो कहते हैं ठीक है ले जाओ, मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 24%। बेटा जी
3,000 रुपए पे 24% कितना हो गया? 7,200। 24%, 720 रुपए तो वो पर मंथ इंटरेस्ट देगी 4 महीने के लिए, सॉरी फॉर 4 मंथ्स। फॉर 4 मंथ्स ये इतना इंटरेस्ट पे करेगी एक एक महीना करके, और उसका अमाउंट कितना बढ़ जाएगा आप सोचो। और वो यहां नहीं रुका, सबसे बड़ी बात वो यहां नहीं रुका, इस चीज पे वो नहीं रुका। एक सेकंड बच्चों, हाँ, तो वो यहां नहीं रुका, उसने कहा मुझे तू 720 रुपए देगी 4 महीने तक, विच इज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सविता को एक और चीज प्रॉमिस करवाई उसने, उसने कहा कि तू मेरी फील्ड पे काम करेगी जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, और तू मुझसे लेगी मात्र 35 रुपए पर डे, सिर्फ 35, 35 रुपीज पर डे। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बिजी डेज है, और मिनिमम वेज रेट है 300 रुपए, और वो कह रहा है मैं बस 35 रुपए दूंगा। एज यू कैन टेल द वेज इज क्वाइट लो। सविता को कुछ नहीं समझ आया, और उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास खुद की भी एक जमीन है, लेकिन वो मान जाती है, ठीक है बोल देती है। एंड द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन उसको अपना घर भी देखना था, अपनी जमीन भी देखनी थी, लेकिन इस कंडीशंस को उसने हाँ कर दी और पैसे उधार ले लिए। और ऐसे बहुत फार्मर्स हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत फार्मर्स हैं जो ऐसे फिर डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, उस लोन को चुकाने के लिए वो दूसरे लोन के पास चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक आई गेस ऑफ दिस चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, अब बेटा कहानी कुछ अलग है, कह रहे हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोड्यूस। मैं आपको समझाती हूँ ये कहानी कि सरप्लस क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब समझाती हूँ आपको। देखिए, चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। आपको मैं इसकी एक और पीपीटी भेजूंगी जिसमें इसके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। सरप्लस में क्या होता है? एक्स्ट्रा। अब एक कहानी मैं आपको बताऊंगी, वैसे ये कहानी पता है फूड सिक्योरिटी चैप्टर की है, पीडीएस सिस्टम की। क्या होता है, एक फार्मर होता है, फार्मर क्या करता है, एक खेत पे खेती करता है, और सपोज वो उस पे 100 किलो गेहूं उगा सकता है, ठीक है। लेकिन ना क्या होता है, कल ही परसों मैं शार्क टैंक भी देख रही थी, उसमें ये बताया भी गया कि 30% उनकी जो खेती है वो जानवर खराब करके चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट वो 70% का ऑर्डर लेते हैं। 70% का ऑर्डर इसने ले लिया, लेकिन उस साल खेती इतनी बढ़िया हुई, बेहतरीन हुई उसकी, कि उसके पूरा का पूरा बच गया। 70 किलो उसने बेच दिया, 30 किलो उसके पास अब बच गया। अब वो क्या करे, कोई खरीदार ही नहीं है, क्योंकि खरीदार ना पहले शुरुआत में ही ऑर्डर्स दे दे के खरीद लेते हैं। ऐसे केस में सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट कहती है क्या आपके पास कुछ सरप्लस बचा है, एक्स्ट्रा बचा है क्या? फार्मर कहता है यस मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है। तो वो कहती है कि ठीक है तू मुझे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दे दे, ऐसा प्राइस जिसपे ना तुझे प्रॉफिट हो ना तुझे लॉस हो। हम तेरे को लॉस नहीं होने देंगे, लेकिन हम प्रॉफिट भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग तो गरीबों को बांटने के लिए ले रहे हैं। एमएसपी पे सरकार खरीद लेती है और फिर वो उसको अपने पास रख लेती है। लेकिन ये कहानी तो पीडीएस सिस्टम की है, इस चैप्टर में सारा कुछ पीडीएस या गवर्नमेंट लेके नहीं जा रही है। इस कहानी में आफ्टर द हार्वेस्ट बड़े बड़े फार्मर जो होते हैं उनके पास सरप्लस कैश होता है, और उनको अपनी फैमिली के लिए जो भी चाहिए होता है, द सरप्लस फार्म प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द नियर बाय मंडी। या तो वो नियर बाय मंडी को दे देते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट को दे देते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। द मर्चेंट्स फ्रॉम द सिटीज एंड टाउन्स परचेज द फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द मंडीज इन बिग विलेजेस। द फार्म प्रोड्यूस, और जो गवर्नमेंट है वो इस सारे खाने को रखती है अपने पास फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत गोडाउन्स में, और फिर उसको राशन की दुकानों पे बेच देती है। वहां पे जिसको भी अपना राशन कार्ड दिखाना है और अपना सामान ले लेना है, जिसमें देती है वो गेहूं, चावल, चीनी, ये प्रोवाइड करती है बहुत सस्ते दामों पे। गेहूं मिलती है, आटा नहीं मिलता, गेहूं मिलती है 2 रुपए किलो, उसको पिसवा लो 4 रुपए किलो पे, 6 रुपए का आटा पड़ गया, 8 रुपए का आटा पड़ जाएगा टोटल मिला जुलू के सब कुछ। और बाहर मार्केट प्राइस गंदे से गंदे आटे का भी 20-25 रुपए है, तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता। तो दिस इज व्हाट दे डू विद द सरप्लस फार्म प्रोड्यूस, जब एक्स्ट्रा रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा।
अब क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल, यहां से यहां लिख दूं मैं फिर, क्योंकि साथ साथ पता होना चाहिए ना। यहां आ जाता है हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स भी आ सकता है, या फिर हाउ डू स्मॉल फार्मर्स भी आ सकता है, कि कैसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन कैपिटल। तो क्या करते हैं वो, जैसे लार्ज और मीडियम फार्मर के पास तो ऑलरेडी होता है सरप्लस कैश, लेकिन वो लोग डेट लेते हैं, लोन लेते हैं। और यहां से ये आ सकता है कि क्या करते हैं वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का, क्या करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ऑल्सो हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहे हैं बच्चों, क्लास 9th के बच्चों के लिए, कमिंग संडे आई गेस। आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल पे मिल जाएंगे। पहले तो नोटिफिकेशन बार दबा लो भैया, घंटी दबा लो, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप जुड़े रहिए। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है रीमा आशु घई नाम से, मेरा टेलीग्राम पे भी है साइंस एंड फन 9, 10, 11, 12 के नाम से, और साथ ही साथ हम यूट्यूब पे भी हैं। तो आपको जो भी डाउट्स हैं, जहाँ आपको जगह मिल रही है वहाँ आप पूछो, जहाँ आप कनेक्ट हो सकते हो वहाँ आप कनेक्ट हो, सब कुछ आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी, टेंशन छोड़ दो यार, वाई फियर व्हेन वी आर विद यू हेयर। सो प्लीज, मतलब अपना बस स्कूल के हिसाब से चलो, अपना जिसको भी आप देख रहे हो, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, उनको आप फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि कोई भी टीचर आपके साथ गलत नहीं करेगा। वो आपको जिस तरीके से प्लान बताएगा उस तरीके से ही आपके एग्जाम में आता है। ये सब लोग एक्सपीरियंस बैठे हैं, तो बस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप लोगों को कमेंट्स में बता देना, कि नेक्स्ट वन शॉट आपको कौन से चैप्टर का चाहिए, मैं वही बनाने की कोशिश किया पूरा। मतलब मैंने तो सोचा इंडिया साइज एंड लोकेशन छोटा चैप्टर है, मतलब हार्डली 20 मिनट्स 25 मिनट्स तक मैं स्ट्रेच कर पाऊंगी, इतना बड़ा चैप्टर ही नहीं है वो, छोटू सा चैप्टर है। वो भी कर सकते हैं हम, इंडिया साइज एंड लोकेशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, जो आप बोलोगे मैं वो करा दूंगी। लेकिन अभी मुझे कमेंट्स में आप बता देना, और कोई डाउट है तो वो भी लिख देना, और कुछ पूछना है तो वो भी लिख देना। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।